दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है सबसे बड़ी सौगात। यह एक भाई बहन की अनमोल कहानी है। औरत उम्र के चाहे जिस पड़ाव पर हो, अपने जीवन में कितनी ही व्यस्त क्यों न हो, उसके दिल में तब अलग ही खुशी छा जाती है जब उसके मायके से कोई खुशी का संदेश आता है, कोई खुशखबर आ जाती है और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके का रुख कर लेती है। आज मेरी भी स्थिति कुछ वैसी ही हो गई थी। जब भैया ने जयेश यानी अपने लड़के की शादी की सूचना मुझे फ़ोन पर दी थी, मेरा मन खुशी से नाच उठा। भैया ने बहुत दबाव देकर शादी से 1 महीने पहले ही बुलाया था। साथ ही बड़े अधिकार से दशहरी आम की फरमाइश भी की थी। मैं खुशी के मारे झूम उठी। भैया की आवाज़ में वही चिरपरिचित प्यार मनुहार पाकर मन खुशी से आनंदित हो उठा। फिर तो मेरा मन पूरे दिन पीछे छूट गए, अपने मासूम बचपन और बेफिक्र जवानी के दिनों में डुबकी लगाता रहा। मैं उसी समय से अपनी सारी व्यस्तता को झटक कर बड़े ही उत्साह से शादी में जाने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। सारी तैयारियां शुरू कर दी। एक ही हफ्ते में लखनऊ की विशेष साड़ियाँ, सूट और बहू के लिए सोने के कड़े के साथ साथ ढेरों सारे नमकीन, मिठाइयाँ और दशहरी आम के टोकरे बंधवा लिए थे। एक बार फिर सारे घर की जिम्मेदारियां अपनी सासू माँ को सौंपकर निश्चिंत होकर पटना के लिए रवानी हो गई। अपने मायके की तरफ चल दी मैं। आशा के अनुकूल भैया खुद स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से निकलते ही एक बार फिर नज़र आया वही पुराना अपना पटना शहर। ट्रैफिक की चिरपरिचित कान फोड़ने वाली आवाज़ें, सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें और भागते हुए व्यस्त लोगों की भीड़। समोसे और जलेबियों के तले जाने की भीनी भीनी पहचानी हुई खुशबू के साथ आसपास फैली अस्त व्यस्तता भी अपने आप में अपनापन समेटे मुझे लगातार रोमांचित कर रही थी। यही थी वह घड़ियाँ जिन्हें मैं पूरा मिस करती थी। इन सब के बीच से गुजरती गाड़ी तेज़ी से घर की तरफ दौड़ रही थी, जहाँ पहुँचने का दिल बेसब्री से लगातार इंतज़ार कर रहा था। घर पहुंचकर फ्रेश होकर बैठते ही चाय पानी के साथ साथ बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। भैया भी मुझे कुछ ज़्यादा भाव देते हुए भाभी से बोले, सुनती हो सुनैना, रिद्धि के आने से सबसे बड़ा फ़ायदा तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे काम में हाथ बटाने के साथ साथ सारे रस्मों रिवाज व अच्छी तरह से तुम्हारे साथ निभाने में भी सारी परेशानियां दूर कर देगी। अम्मा के साथ शादी ब्याह में भाग लेने से इसे सारे रस्मों रिवाज अच्छे से याद हैं। यह सब बोलकर भैया शायद पहले की तरह मुझे महत्व देना और अपना अटूट प्यार जताना चाह रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनके शब्द थोड़े से खोखले लगे। अब रस्मों का क्या है भैया, निभाए ही भला कितने जाते हैं। भाभी अपने चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली। भाभी की आंखें और बोलने के लहजे ने मेरे सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। मुझे कहीं कुछ कमी लगी। मैं उठकर नमकीन और मिठाइयाँ निकालकर टेबल पर रखने लगी, जिसे देखकर भैया बोले, अरे ये क्या रे छुटकी, ये तूने क्या किया है? लगता है पूरा का पूरा शहर उठा लाई है। पूरी की पूरी लखनऊ शहर की मिठाइयाँ ही खरीद कर ले आई है। लखनऊ वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है कि नहीं, या सब यहीं पर उठा लाए? बस बस भैया, बहुत हो चुका, इतना भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही लाई हूँ आप सब के लिए, भाभी तुम्हारे और बच्चों के लिए। शादी ब्याह का घर है, देखते देखते ये सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। मेरे बोलने के साथ ही भाभी का कटाक्ष चल पड़ा। पहले की बात कुछ और थी, अब
किसके पास इतना समय है कि महीना भर आकर अपना घर छोड़कर शादी ब्याह के घर में आकर रहे और रौनक बढ़ाने और पकवान खाने आएगा। बस 1-2 दिनों के लिए कोई शादी ब्याह पर आ जाए तो बस यही बहुत है आजकल तो। बात भाभी ठीक ही बोल रही थी, पर न जाने क्यों ये बात शूल की तरह मेरे अंतर मन में कहीं चुभी थी। मुझे ऐसे लगा कि वो मुझे सुनाने के लिए ही ये कह रही हैं। थोड़ी देर आराम करने के बहाने मैं अपने कमरे में चली गई। यही मेरा वही कमरा था जहाँ मैंने अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य समय गुजारे थे और यहीं पर अपना बचपन बिताया था। कमरे का रंग रोगन और फर्नीचर सब बदल गया था। रह गई थी चंद यादें और मेरे अनगढ़े हाथों से बनी पेंटिंग्स, जिसमें मैं भैया को राखी बांध रही थी। उस समय मैं 6ठी या 7वीं में पढ़ती थी। भैया ने बड़े शौक से उस पेंटिंग पर फ्रेमिंग करवाया था। मैं यूं ही कमरे में लेटी यहाँ वहाँ की बातें याद करती रही। रात के समय जब सब के साथ खाना खाने बैठी तो मुझे आशा थी कि भाभी ने भी माँ की तरह ही मेरी पसंद के 1 या 2 खाने की डिशेस तो अवश्य बनवाई होंगी, पर खाना देखते ही मेरा सारा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। सूखी रोटी के साथ एक सब्ज़ी और साथ में रायता था, बस केवल इतना ही। हाँ, खाने के बाद भैया ने रसमलाई खिलाकर मेरी मायूसी थोड़ी सी कम कर दी थी। भैया भाभी जब शादी की किसी चर्चा में व्यस्त हो गए तो मैं पापा के पास जाकर बैठ गई। बुढ़ापे ने उन्हें इतना अशक्त बना दिया था कि खुशी गम सब उनके लिए एक समान हो गए थे। उनका ध्यान दुनिया की हर खुशी और हर गम से विरक्त हो गए थे। अपने खाने और सोने पर आकर थम सा गया था। बस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहे थे, सब ठीक है ना बेटा, ससुराल में कोई तकलीफ़ तो नहीं? थोड़ी देर बाद मैं सोने चली गई, पर आँखों में नींद कहाँ थी। उठकर आंगन में पड़ी चारपाई पर आ बैठी। सभी सोने चले गए थे और शायद सबको नींद भी आ गई थी। पूरे आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह वही आंगन था जिसमें कभी हमने न जाने कितने खेल खेले थे। भैया और मैंने एक पैर पर कूदकर पूरे आंगन का क्षेत्रफल जैसे नाप लिया था। घरौंदे बनाए थे और कई तरह के खेल खेले थे। किसी आत्मीय स्वजन सा प्यारा यह आंगन जाने क्यों आज ज़रा सा पराया पराया सा लग रहा था। वक्त के किसी पल में मेरी आंख लग गई और मैं वही चारपाई पर ही सो गई। चिड़ियों के कलरव के साथ सुबह मेरी नींद खुली तो मैं चौंक कर उठ बैठी। घर के सभी लोग अभी तक सो रहे थे। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बगीचे में पहले की तरह ही फूल और फल के पेड़ करीने से एक साथ लगे हुए थे। कभी पापा ने यह घर और उससे लगा यह बगीचा माँ को जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। माँ भी इसे बहुत संभाल कर और बड़े प्यार से रखती थी। देर तक मैं वहाँ बेंच पर बैठी पुरानी यादों को ताज़ा करती रही। मैं टहलकर वापस आई तो सभी लोग चाय समाप्त कर रहे थे। मैं भी चाय के लिए वहीं से उठी। भाभी ने भी वहीं से आवाज़ लगाकर चंदू को चाय लाने के लिए बोला, पर वह किसी काम से कहीं चला गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं यह सोचकर रसोई घर में चली गई कि भाई ये तो अपना ही घर है, अपने मायके का घर, खुद ही बना लूँगी चाय तो क्या होगा। चाय बनाने के लिए जैसे ही चाय की पत्ती को हाथ लगाया ही था कि चंदू वहाँ आ गया और आते ही बोला, अरे दीदी, इस डब्बे से चाय मत बनाइए, इस डब्बे से सिर्फ साहब और मेम साहब के लिए ही चाय बनती है, आप दूसरे डब्बे से चाय पत्ती ले लीजिए। इतना बोलकर उसने एक दूसरा डब्बा मेरे हाथ में थमा दिया। चंदू के इस व्यवहार से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गरम गरम लोहे का सरिया मेरे सीने में उतार दिया हो। फिर भी यह सोचकर कि नौकरों की बातों का
क्या ये होने की है झगड़ा लगाने वाली बातें हैं। मैं उन्हें भूल गई। मैं गोल दाने की कड़क चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। तभी कहीं से भाभी भी वहाँ पर आ गई। अरे ये क्या रिद्धि जी, आज भी आप गोल दाने वाली चाय पी रही हैं? क्यों? आपकी तो आदत थी, पहले आप लीफ की चाय के अलावा किसी और चाय को हाथ भी नहीं लगाती थी। लगता है नंदोई जी ने आपकी फितरत बदल ही दी आखिर। नखरे तो आज भी वैसे ही हैं भाभी मेरे, पर आपके यहाँ कुछ अलग बात है। आपके नौकर ने मुझे मेरी औकात बता दी। मैंने भी तड़ से नैले पर दहला जड़ दिया। भाभी को वातावरण की गंभीरता समझते देर नहीं लगी। उन्होंने झट से चंदू को वहाँ बुलाया और उन्हें खूब डांट लगाई और आगे से मुझे लीफ की चाय देने की हिदायत दे दी। नाश्ते के समय सब लोग आपस में नाश्ता कर रहे थे। मेरे कहने पर भी भाभी मेरे लाए हुए नमकीन और मिठाइयों के प्रति लगातार उदासीन बनी रहीं। वे उनको हाथ भी नहीं लगा रही थी। मैंने एक दो डिब्बे निकालकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। इतने जतन से पूरे चुन चुन कर खरीदी गई मिठाइयाँ या तो फ्रिज में पड़ी थी या घर के नौकरों के भोग लग रही थी। इनके अलावा कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा रहा था। जिस दशहरी आम के लिए ट्रेन में मेरी कई सहयात्रियों से झड़प हो गई थी कि आम दब न जाएं, वही आम अब यहीं पड़े पड़े स्टोर रूम में लावारिस पड़े थे। कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। फल और मिठाइयों का हश्र देखकर मन उदास हो उठा। नाश्ते के बाद मैं पड़ोस में रहने वाली जमुना काकी के यहाँ चली गई। आशा अनुकूल उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और ड्राइंग रूम से ही बहुओं को चाय नाश्ता लाने के लिए आवाज़ें लगाने लगी। मुझे बड़ी हंसी आ गई। जमुना काकी, आप तो ज़रा भी नहीं बदली हैं। आज भी आपका अपनी बहुओं पर वही दबदबा है, वही रोब। अभी कुछ मत बनवाइए, मैं तुरंत नाश्ता करके आ रही हूँ। अब तो यहाँ लगभग महीना भर रहूँगी, फिर आती हूँ कभी, यहाँ आकर बाद में खा लूँगी। वो तो मुझे मालूम है, इस बार ज़्यादा दिन के लिए रहने आई होगी, शादी जो है घर में भला। तुम्हारे अरविंद भैया ने बताया था जब वह शिखर से कागज़ बनवाने के लिए कहने आए थे। मैं थोड़ी हैरान हो गई। जमुना काकी का बड़ा लड़का शिखर वकील है, इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कुछ पूछती उसके पहले वह खुद ही बोली, तुम शायद ऐसा ना करो, लेकिन आजकल तो तुम जानती ही हो ना, लड़कियों की प्रवृत्ति हो गई है। ससुराल में चाहे कितनी ही धन संपदा हो, सुखी संपन्न हो, पर मायके की संपत्ति पर उनकी नज़रें लगी रहती हैं। बहनें खुलेआम कोर्ट में जाकर अपने हक की बातें कर रही हैं। यह सब देखकर तुम्हारे भैया कागज़ बनवाने आए थे ताकि तुम या आगे चलकर तुम्हारे बच्चे कहीं उन्हें कभी भविष्य में कोर्ट में ना घसीटो। मुझे लगा अचानक मेरे पांव जैसे किसी दहकते अंगारे पर पड़ गए हों। मैं क्या इतनी पराई हो गई थी कि अब भैया को मुझसे हानि पहुंचने का डर हो गया था। भाई औरों की तो छोड़ दे, तो भी मेरे भैया ने मेरे लिए ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? कभी हम दोनों भाई बहनों में इतनी नज़दीकियाँ थी कि माँ पापा को हम दोनों कोई बात बताएं या ना बताएं, पर एक दूसरे को हर एक बात ज़रूर बताते थे। भैया अपनी सारी ज़रूरतों को तिलांजलि देकर अपनी पॉकेट मनी से मेरी इच्छाओं की पूरी पूर्ति करते थे। मेरी हर एक बात मानते थे वे। वही भैया मुझसे पूछे बिना बाहर वालों से मिलकर अपनी संपत्ति मुझसे ही सुरक्षित कर रहे थे। मैं अपने को बहुत ही छोटा और पराया महसूस करने लगी थी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा कि घर का माहौल इतना बोझिल क्यों है। यह सही है कि भाई बहन के प्रेम को लोग गुज़रते समय के साथ नए सिरे से सीमाबद्ध
करने लगे हैं। बहन के अधिकारों को लेकर बनाए गए नए कानूनों से इस रिश्ते के असहज और नैसर्गिक रूप को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसने रेशम की डोर से बंधे इस रिश्ते को भावना विहीन कर दिया है। भैया ने कागज़ों पर विश्वास किया और मुझ पर नहीं। मैं हैरान थी, क्या भैया ऐसे भी कर सकते हैं? यह बात मुझे बहुत खल रही थी। पल भर में हम दोनों भाई बहन के बीच एक पथरीली दीवार खड़ी हो गई थी, जो ऊंची और अगम्य है। उस दिन आहत मन लिए मैं घर लौटी, लेकिन भैया को कुछ भी ना बताया और ना ही कुछ पूछा। मैं इस बारे में बिल्कुल चुप रही। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, भैया की व्यस्तता शादी के कारण बढ़ती ही जा रही थी। उनके 101 काम थे, फिर भी मुझे लगता था जैसे भैया मुझसे कुछ ना कुछ तो कहना चाह रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, पर एक फांस सी मेरे गले में हमेशा अटकी रही। मैं बिल्कुल सामान्य नहीं थी। शादी के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे, तो मैंने भी लौटने की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पति अनिरुद्ध और मेरा बेटा आशीष एक दिन में ही बारात अटेंड करके वापस अपने शहर लौट गए थे। मैं हिम्मत कर भैया से बोली, भैया मैं कल का टिकट मंगवा लेती हूँ वापस जाने के लिए। काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ रहे हुए। इतनी भी क्या जल्दी है? इतना क्यों जल्दी जाना चाहती हो? 1-2 दिन और बहू के साथ रह लो ना। सुनिए भैया, मैं जानती हूँ आपको मुझसे कुछ कहना है। इस तरह संकोच करेंगे तो बरसों गुजर जाएंगे और आप अपनी बातें कभी भी नहीं कह पाएंगे। जयेश, तुम वह फाइल दो जिसमें भैया ने मुझे संपत्ति से बेदखल करने के कागजात रखे हैं। जाओ ले आओ, मैं अभी के अभी उन पर हस्ताक्षर कर दूं, ताकि भैया मेरे जाने के बाद निश्चिंत रहे और किसी भी टेंशन में ना रहें। मेरी बातें सुनकर भैया जड़ से हो गए। जयेश वह फाइल ले आया जो भैया ने कमरे में एक तरफ रख दी थी। रुको जयेश, रिद्धि तू इस पर हस्ताक्षर मत कर। मैं ये विचार कब का छोड़ चुका हूँ, वरना तुझसे इस बारे में ज़रूर बात करता। अचानक भैया के स्वर की आत्मीयता और बेचैनी महसूस कर इतने दिनों से दिल में जमा मलाल पिघलने लगा और मैं बुरी तरह रोने लगी। आपको मेरे हस्ताक्षर नहीं चाहिए, पर मुझे हस्ताक्षर करने हैं। न जाने कब अपने शहर की मिट्टी और उसमें बसे अपने घर व संपत्ति का मोह इतना बढ़ जाए कि मैं अपना हिस्सा लेने और लालच में यहाँ आ जाऊँ और जन्म के रिश्ते, प्यार व विश्वास सब शक के घेरे में आ जाएं, जो भाई बहन के रिश्ते को ही बिखेर दें। सच पूछिए तो भैया, कानून ने स्त्रियों को चाहे जितने भी अधिकार दिए हों, चाहे वे कितनी ही आधुनिक हो, पर स्त्रियां हमेशा प्यार और स्नेह के लिए मचलती रहती हैं और स्नेहवश अपना हक छोड़ती आई हैं, जिसे कभी उसके कर्तव्य का नाम दिया जाता है, कभी उसका धर्म बताया जाता है। फिर भी स्त्रियां सब सहती हैं, कितने ही दुख झेलती हैं, पर अपने प्यार के रिश्तों पर कभी भी वार नहीं करती और ना ही अपने रिश्तों पर आँच आने देती हैं। भाई का रिश्ता भी तो जन्म से जुड़ा प्यार का रिश्ता होता है। फिर भला मैं मरते दम तक यह कैसे चाहूँगी कि मेरे भाई की संपत्ति पर कोई बुरी नज़र डाले या लालच भरी नज़र डाले, चाहे वह मेरा पति और मेरी संतान ही क्यों ना हो। मैं उन्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। इसलिए मैं यह हस्ताक्षर ज़रूर करूंगी और करके ही रहूंगी। बहन का सामर्थ्य भाई के विश्वास में होता है, कभी भी संपत्ति में नहीं। अगर भाई का फ़र्ज़ बहन की स्मिता और सम्मान की रक्षा करना है, तो बहन का भी फ़र्ज़ है भाई के सुख और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयत्न करना, उसे छीनना नहीं। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। एक बात और भैया, भले ही समय बदलने के साथ
आपका विश्वास मुझ पर से डगमगा गया हो, लेकिन आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सुख दुख में आप ही मेरे एकमात्र संबल होंगे। मैं केवल आपकी तरफ ही बढ़ूंगी। यह विश्वास मेरे लिए किसी भी संपत्ति से बड़ा है। बोलते बोलते मेरा गला भर आया था और सभी भावुक हो उठे थे। भैया और भाभी की आंखें भर आई थी। मेरे चुप होते ही पूरा कमरा एकदम गहरे सन्नाटे में तब्दील हो गया, जिसने सभी को अपने अपने दायरे में कैद कर दिया था। रिश्तों में अचानक उग आया कैक्टस सबको तकलीफ दे रहा था। मैंने बचपन से भैया के प्यार को बहुत ही गहराई से महसूस किया था, जो मुझे अभी तक एक सा ही लगता था, बिल्कुल मेरे प्यारे भैया जैसा। फिर दोनों भाई बहन के बीच यह अविश्वास कहाँ से आ गया? शायद संपत्ति के एक टुकड़े ने भाई बहन के रिश्ते में बुरी तरह से सेंध लगा दी थी। जिस प्यार, विश्वास और अपनेपन को हम बचपन से रिश्तों में महसूस करते हैं, उनके होने का विश्वास रखते हैं। अगर हमारा वही विश्वास और वही कर्तव्य और भ्रम टूटता है तो सिर्फ आश्चर्य नहीं होता, बल्कि गहरी पीड़ा की अनुभूति होती है, जो आज मुझे हुई है। सभी कुछ समाप्त हो जाने का एहसास होता है। आज मुझे भी कुछ वैसा ही महसूस हो रहा था। दिल का वह कोना जिसमें मायका बसता था, तिनका तिनका करके बिखर गया था उनके अविश्वास के कारण। यह दिल का वही सुरक्षित कोना था जिस पर कभी मुझे बहुत ज़्यादा नाज था और घमंड था, जो मेरा स्वाभिमान था, जिसके बिना मैं अपने आप को हमेशा आधी अधूरी समझती थी। तभी भैया अचानक उठे और मेरे पास आकर पहले की तरह मेरे सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोले, छोड़ो इन सब बातों को, जो हुआ सो हुआ, तू मन में दुख मत रख। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हारे प्यार, विश्वास और अधिकार को कोई भी ठेस नहीं पहुँचाएगा। यह वादा है मेरा तुमसे। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, मुझे सिर्फ प्यार का अधिकार चाहिए भैया, और कुछ भी नहीं। मैं उसी में खुश हूँ। मुझे संपत्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा इतना बोलते ही अचानक सभी की हंसी छूट गई। सभी की खिलखिलाहटों से कमरा गूंज उठा। अब तक बोझिल बना वातावरण काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। सबके मन से संदेह उतर गया था। दूसरे दिन स्टेशन जाने के लिए निकलते समय जब मैं भाभी के पैर छूने के लिए झुकी तो सीने से लगाते हुए उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली और अचानक मुझे माँ की याद ताज़ा हो गई। भैया और जतिन की आंखें भी खुशी से भर आई थीं। सीमा ने गले से लिपटते हुए मुझसे फिर से जल्दी आने का कहकर आग्रह किया तो दिल का कोना कोना प्यार से सराबोर हो गया। मन में जमा अब तक का सारा क्लेश पूरी तरह धुल गया। इस भाव बिनी विदाई के प्रवाह में सारे के सारे गिले शिकवे एक साथ मिट गए और रह गया एक सुखद तृप्ति का एहसास, जो मायके की सबसे बड़ी सौगात थी। यही वह सौगात थी जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर तरसती रहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।